गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है फर्स्ट पार्ट का जो एक के दो गो प्रश्न बाकी रह गया था, उस पार्ट को हम आज समाप्त कर देंगे क्लास 7 का। और इसके बाद जो है हम पार्ट चैप्टर अध्याय दूसरा लाएंगे और इसमें जो भी प्रश्न आएगा उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो भी तुम लोग हैं हर क्वेश्चन देखने के समझने का, जो भी छठा सातवां आठवां चाहे और भी बच्चे चाहे जो भी लोग हैं सबको ही देखने का कोशिश करना, क्योंकि सारे लोगों को फायदेमंद है। जो भी बात है नए नए हर चीज़ इतिहास से हम उठा कर देखेंगे, हर चीज़ से उसमें जो भी है जो भी हर चीज़ जी के बनता है, और इसलिए हर क्वेश्चन को देखना एकदम जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन, इतिहास का अतीत के कालों में युगों में कैसे विभाजित करते हैं तथा क्या इस कार्य में उसके सामने कोई भी कठिनाई आती है। तब पांडुलिपि, सबसे पहले ये समझो कि पांडुलिपि है क्या। तो पांडुलिपि का मतलब पहले पहले जो है इतिहासकार जो भी राजा महाराजा चाहे जो भी होते पुराने ज़माने में ताड़ के पत्तों पे लिखे जो पत्र लिखे जाते थे उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि का मतलब होता है कि उसे सुरक्षित बहुत दिनों तक, लेकिन आजकल ऐसे समस्या है ज़्यादा दिन होने के कारण पांडुलिपि खराब हो गई है और तो नष्ट हो गई है। जो उसे जो है और ऐसे कुछ भाषा में लिखे गए हैं जो पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए उसे ध्यान से जो भी पांडुलिपियाँ हैं उससे कुछ कहीं कहीं मिलेगा भी तो वह पढ़ने योग्य नहीं है। बहुत सारे समस्या है। मान लीजिए कि आजकल जो भी कंप्यूटराइज आज के ज़माने के नए युग के अनुसार नए नए आजकल मान लीजिए डिजिटल लाइफ में जो है यह पांडुलिपिया की आवश्यकता लोगों को ना समझ में आता। बैठने जो भी है पुराने चीज़ों पर ताड़ के पत्तों काठ पर तरह तरह के पत्थर के चट्टानों पर हर चीज़ पर अलग अलग कुछ लिखे जाते थे, लेकिन ये पांडुलिपि के मतलब ज़्यादातर ताड़ के पत्तों पर ही लिखे जाते थे और ये ताड़ के पत्तों को सुरक्षित किया जाता था। लेकिन अब जो है वह धीरे 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 अब ऐसे पांडुलिपि अब धीरे धीरे खत्म होने पे और पढ़ने में भी असुविधा हो रही है। ठीक है, अब देखो बुक के आधार पर कैसे कैसे पांडुलिपि में दे रहा है उसे ध्यान से सुनने का और लिखो। देखो ध्यान से, पांडुलिपि अतीत के इतिहास के अध्ययन करने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इसके प्रयोग करने में इतिहासकारों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। बहुत सारे कठिनाइयों का सामना पड़ता था। वास्तविक पांडुलिपि का आज हमारे पास न होकर बराबर में है, न के बराबर है, मैंने नहीं के बराबर है। और दूसरा है कि आज हमें प्राप्त होने वाली अधिकतर पांडुलिपियाँ वास्तविक पांडुलिपियों की नकल करते हैं, नकल है, यानी वास्तविक पांडुलिपियों देखो वास्तविक पांडुलिपि की नकल है जिसमें से सही जानकारी नहीं मिलती। मान लीजिए कि जो भी चीज़ को अच्छा बुझाया वही लिख दिया और जो ओरिजिनल चीज़ है वो छूट गया, इसलिए आगे कह रहा है कि पांडु जिसमें सही जानकारी नहीं मिलती। तीसरा नंबर है, इन पांडुलिपियों की लिखावट साफ न होने के कारण इतिहासकारों को कई बार अंदाजा ही लगाना पड़ता है, यानी अंदाजे लिख देते हैं कि यह बात होगा, गेस करके यानी कि अंदाजे कर उसे लिख देते हैं। चौथा पॉइंट है, वास्तविक पांडुलिपि के सदी दर सदी नकल होने के कारण आज एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न विभिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे के बहुत ही अलग अलग हो गए। मैंने मान ली कि दर सदी माने इतना दिन ज़्यादा दिन होने के कारण जो है यानी भीमी प्रतिलिपि एक दूसरे के बहुत ही अलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं। जैसे तुमको पांडुलिपि देखो ताड़पत्रों पर लिखी होने के कारण आज पूरी तरह से सुरक्षित रूप में भी प्राप्त नहीं होते हैं, मैंने हर तरह से पूरी तरह से सुरक्षित, क्योंकि मान लीजिए एक दूसरे जैसे रफ है, अगर धीरे धीरे जैसे देखता है कि जब भी जो घर द्वार बनता है तो देखता है कि छड़ जो करता है तो एक ही छड़ के नापी से करता है, अगर नहीं कि दूसरे का अगर थोड़ा सा अगर एक सूता भी पढ़ते पढ़ते चल जाए तो वो जो खराब हो जाता है। जब एक साइड से कोई भी नापता है तो एक ही चीज़ से ही नापने का करता है। जब एक दा नाप लेगा और उस जो छड़ में जब कभी घर बनता है तो देखना कि कभी छड़ काटने वाला होता है तो एक ही नापी, क्योंकि दूसरा नापी नहीं लेगा, क्योंकि एक नापी से अगर एक सूता भी पड़ गया तो उससे क्या होता है, खराब हो जाता है। इसी तरह जो है ताड़ के पत्तों में जो बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कभी उसमें कुछ अंदाजा है उसमें लिख दिया, वो बेचारा को नहीं पढ़ाया तो वो दूसरे को इतिहासकार लिख दिया, जिसके कारण जो है यह जो है बहुत सारे खामियां निकल कर आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकारों अतीत को कालों या गुस्सों में कैसे ही विभाजित करते हैं तथा क्या इस कार्य में उसके सामने कोई भी कठिनाई आती है। हाँ, देखो कालखंडों को विभाजित तरह तरह से हम लोग विभाजित करते हैं कालखंडों के ये रूप में। जैसे मान लो कि जैसे हम पढ़ते हैं कि संतलन काल, उसके बाद जैसे पूरे कालखंड को हम तुम लोग को भी पढ़ा होगा, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीन कालखंडों में पढ़ते हैं, तीन यानी कि इस तरह तीन विभाग में भी पढ़ते हैं। और जो अलग अलग जैसे
और भी तरह तरह के ईसा शताब्दी की, या ईसा मसीह के पहले है, या ईसवी पूर्व ईसा मसीह, ये काल ही तो है कि किस काल की घटना है, किस काल में कब किसके समय में घटा। मुस्लिम मुगल या मुगल काल है, या जो है मान लीजिए कि मराठों का काल है, या तरह तरह के हम काल को ही रूप में हम यानी दिखाते अलग अलग रूप में। जो इतिहासकार है, जो भी इतिहासकार है, अलग अलग रूपों में बांट के पढ़ते हैं, यही तुम्हारा काल है। ठीक है, अब देखो बुक से क्या क्या करता है, ध्यान से सुनो और लिखो। देखो, इतिहासकार इतिहास के विषय में सरल रूप देने के लिए है इसके काल विभाजन निम्नलिखित प्रकार के करते हैं तथा इसके देखो मुख्य रूप से करते हैं। इतिहासकार किसी महान राजवंश के लंबे शासक तो वे तथा राजवंश के आधार पर ही अतीत का काल ही निर्धारित कर सकता है, जैसे मुगल काल, संतलन काल तथा ब्रिटिश काल, यानी अलग अलग कालों को बांट देते हैं। इतिहासकार देखो, इतिहासकार किसी विशेष समय में घटने वाली घटनाओं के आधार पर भी अतीत काल का निर्धारण कर सकते हैं तथा जैसे पुनर्जागरण काल, औद्योगिक काल, माने पुनर्जागरण काल। इतिहासकार उसे बांट देते हैं, पढ़ने की सुविधा होती है, लोग को समझ जाते हैं चीजें कैसे कैसे होता है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। शताब्दी के आधार पर इतिहास के काल का विभाजन, जैसे मान लें कि ईसा पूर्व शताब्दी है, चलिए अभी के शताब्दी कितने हैं, 21वीं सदी है कि 22वीं सदी, 18वीं सदी, 11वीं सदी, जो भी सदी है, यानी 100 वर्ष को सदी कहते हैं, समझ में। नेक्स्ट है कि कालखंडों में आधार पर काल विभाजन की माना जाता है। इसके अनुसार कई शताब्दियों को मिलाकर एक कालखंड बना लिया जाता है, जैसे प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक भारत और समकालीन। यह तरह तरह के ऐसे पढ़ने के लिए सुविधा होता है, जिससे जो बच्चों को भी सुविधा होता है, पढ़ने में कोई किताब छोटा छोटा हो जाता है, जिसके कारण वो अधिक से अधिक समझ उस बात को समझ जाता है। नेक्स्ट की कठिनाइयाँ, तो इसके निम्नलिखित कठिनाइयाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ इतिहास के कालों को मैंने युग में बहुत से कुछ कठिनाइयाँ हैं, उसके देखते हैं। कठिनाइयाँ, एक विशेष राजवंश के आधार पर काल विभाजन, उसके समकालीन राजवंशों को गौण गणराज्य जाते हैं। किसी काल की एक विशेष घटना में पूरे काल के इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। शताब्दी के आधार पर काल विभाजन के इतिहास में एक जटिल विषय है। काल विभाजन तो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम बात को नहीं समझते, क्योंकि मान लीजिए कि जो भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की घटना नहीं रहती, इस कई वर्षों तक की घटनाएं को हम छोटी से छोटी चीज में पढ़ना चाहेंगे, छोटी सी पुस्तक में पढ़ना चाहेंगे, तो पूर्ण रूप से वो नहीं समझ सकते हैं। जो इतिहासकारों को अच्छे अच्छे बातों लगा वही से बात रखे हुए, उसको ज़्यादातर जो भी राजाएं होते हैं उसको अवगुण को नहीं रखे जाते हैं, जिसके कारण मैंने बहुत से कम, जैसे है मान लीजिए कि कोई अगर राजा लिखवा रहा है इतिहासकार, तो ज़्यादातर अपनी जो अच्छे अच्छे बातें उसी को लिखवा लेता है, जो उसमें कमी खामियाँ रहते हैं नहीं लिखवाता है। तो इस तरह बहुत सारे कठिनाइयाँ जो आते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। इतना ही जो पार्ट 3 था, ये अध्याय चैप्टर 1 था, और इस पार्ट के नेक्स्ट दूसरा जो है यानी चैप्टर दूसरा लाएंगे और इसके बारे में तुमको समझाएंगे। थैंक यू बच्चों।